हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज भव्यदीप पाटीदार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं नेविगेट इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, जैसा कि आप हमारा थंबनेल देख पा रहे हैं, यही आज हमारा मेन इस लेक्चर का मोटो और सब्जेक्ट भी होने वाला है। क्या है ये सब्जेक्ट? तो हम बात करने वाले हैं आज हमारे मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो एमपीजीके यानी कि जो जनरल नॉलेज है उसका सिलेबस में क्या चेंज किए गए हैं, क्या वो बदलाव है जो हमें देखने को मिले हैं। पिछले कुछ समय में हम लोगों ने कुछ एक न्यूज़ सुनी थी जिसमें ये बोला गया था कि 1 जनवरी 2025 के बाद जो एग्ज़ाम्स अपकमिंग एग्ज़ाम है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो ली जाने वाली है, उनमें सिलेबस में बदलाव देखने को मिलेगा। और एमपीपीएससी ने वो बदलाव की सूचना हमें दे दी है। कुछ ऑफिशियली हमें स्कीम एंड सिलेबस जो है यहाँ पर पता चले हैं और किन एग्ज़ाम्स में ये बदलाव ऑलरेडी हो चुका है और किन एग्ज़ाम में ये बदलाव होने की पूरी-पूरी संभावना है, उसकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि आज हमारा जो ये पॉइंट है जिसमें हम देखने वाले हैं कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि लोक सेवा आयोग मध्य प्रदेश का जो है उसने अपने 2025 की एग्जाम्स के लिए क्या एग्जाम पैटर्न रखा है, क्या योजनाएं हैं। अब बात आती है कि सर ठीक है, ये योजना है किनकी, कौन सी एग्जाम ऐसी है जिनमें ये चेंज किया गया है और कौन सी एग्जाम हो सकती है जिसमें ये चेंज हमें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले उस पॉइंट पर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ मेंशन किया है कि किन परीक्षाओं में ऑलरेडी ये बदलाव हमें देखने को मिल चुका है। आप यहाँ पर लिस्ट ऑफ एग्जाम्स देख सकते हैं, जिसमें आपको डेप्यूटी डायरेक्टर, प्रिंसिपल ग्रेड 2, असिस्टेंट डायरेक्टर, ये जो एग्जाम होती है इसका पार्ट 1, जिसमें स्पेशली नॉन टेक्निकल यानी कि आपका मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज और आईसीटी वाला पोर्शन, करंट अफेयर वाला पोर्शन पूछा जाता है, उसमें हमें चेंजेस ऑलरेडी देखने को मिल चुके हैं। वहीं हम बात करें असिस्टेंट मैनेजर, मतलब ये सहायक प्रबंधक जो होते हैं, उनकी एग्जाम में भी हमें पार्ट ए जो होता है जनरल नॉलेज का, उसमें भी एक चेंज देखने को मिला। माइनिंग ऑफिसर की एग्जाम देख लें, चाहे आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार यानी आपके सहायक पंजीयक जो होते हैं उनकी एग्जाम का पैटर्न देखें, या फिर आप डेंटल सर्जन जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड एग्जाम होती है, अगर उसका भी एग्जाम पैटर्न देखेंगे तो ये चेंज हो चुका है। क्या संभावना है, किन एग्जाम में ये बदलने की और संभावना है, उस पे मुख्य रूप से अगर हम फोकस करें तो हमारे यहाँ पर अगले बदलाव की संभावना जो हमें दिखाई दे रही है वो कौन सी एग्जाम है। तो किस बेसिस पे हम ये बात कर रहे हैं वो बेसिस भी मैं आपके सामने लेकर आया हूं। आप एक ये जो बॉक्स है यहाँ पर इसको पढ़िए। इसमें लिखा है परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम यथाशीघ्र आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। क्या मीनिंग है इसका और ये मैंने कहां से लिया है? तो मैं आपको बता दूं कि आपका मध्य प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर का जो एग्जामिनेशन है उसके जो नोटिफिकेशन इशू हुआ है, उसमें जब आप सिलेबस के लिए स्क्रॉल करते हैं तो आपको कुछ यही लाइन वहां पर देखने को मिलती है। उस नोटिफिकेशन में सिलेबस को लेकर संपूर्ण जानकारी हमें नहीं दी गई और आयोग ने हमें यह बताया कि जो भी चेंज या अपडेट या बदलाव होंगे वो आपको यथाशीघ्र वेबसाइट पर ही मिलेंगे। इससे एक अनुमान लगाया जा सकता है कि अब हमारे लिए जो नया सिलेबस आने वाला है असिस्टेंट इंजीनियर का, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जो एई की बहुत बहुत अच्छी वैकेंसी मानी जाने वाली जो वैकेंसी है, उसके लिए अब हम अपने सिलेबस में बदलाव की संभावनाएं व्यक्त करते हैं। हम मानते हैं कि अब हमारा सिलेबस जो है वो चेंज होकर आएगा। लेकिन इसके पीछे एक तर्क भी मुझे आपको देना पड़ेगा। विगत कुछ वर्षों से जब हमारे यहाँ मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम लेता है, तो ये एग्जाम्स जो आपके सामने हैं इनका और हमारा असिस्टेंट इंजीनियर का जो एग्जामिनेशन है, इनका सिलेबस बिल्कुल होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब भी आपको स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज यानी एसईएस का जो नोटिफिकेशन के लिए नया स्कीम और सिलेबस आएगी, तो उसका स्कीम और सिलेबस बिल्कुल इन एग्जाम्स के पैटर्न के बेसिस पर ही होने वाला है। तो ये तो हो गई हमारी बात। इसी के लिए मैं ये डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, ताकि आप अपने नए सिलेबस से अवगत हो सकें। आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपकी अपनी प्रिपरेशन को किस डायरेक्शन में आपको मोल्ड करना है, आपको आपको पेपर में किस किस नए टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और क्या हॉट टॉपिक है जो एमपीपीएससी अपने सिलेबस में ऐड कर चुका है। आइए डिटेल में इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जो पैटर्न की कि एग्जाम पैटर्न किस तरीके का होता है, जिसमें मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। तो देखिए, अक्सर हम देखते हैं कि हमारे पास खंड अ और खंड बी मिलता है या ब मिलता है। खंड अ जो है वो हमारा, हम जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में कह देते हैं सर, हम जनरल नॉलेज की बात करते हैं या नॉन टेक्निकल की बात करते हैं। तो ये जो सामान्य अध्ययन है,
इसी को हम इन शॉर्ट नॉन टेक्निकल के नाम से जानते हैं। अभी सामान्य अध्ययन के जो क्वेश्चंस होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन वो 50 होने वाले हैं, जिसके लिए आप पर क्वेश्चन 3 मार्क्स जब ऐड करेंगे तो आपको 150 क्वेश्चन मार्क्स टोटल होंगे। ये तो हमारा पैटर्न एज इट इज है। क्या टेक्निकल में कोई चेंज, क्या या उससे रिलेटेड सब्जेक्ट में? तो नहीं, वहां पर भी हम देखेंगे कि प्रश्न जो है 100 है और पूर्णांक उसके 300 यानी मार्क्स 300 हो जाएंगे। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू की बात करें तो 50 मार्क्स का होगा और जो आपकी मेरिट बनती है वो 500 मार्क्स में से बनती है। तो सर स्कीम में तो हमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला है। वेल एंड गुड, कोई बात नहीं। लेकिन अब देखिए सिलेबस में क्या चेंज होता है। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे सिलेबस का पूरा की पूरा एनालिसिस। ठीक है, तो डिस्कशन में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक जिसे हम कहेंगे मध्य प्रदेश का इतिहास। ठीक है, आपने देखा कि मध्य प्रदेश का इतिहास तो सर पहले भी ऐड किया हुआ था। मध्य प्रदेश का इतिहास हम पहले पढ़ रहे थे सर, भूगोल पढ़ते थे हम लोग, जो है आपका पॉलिटी पढ़ते थे, हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे। तो फिर नया क्या हुआ है? तो नया ये हुआ है कि सिलेबस को प्रॉपर वर्ड टू वर्ड मेंशन करने के साथ ही इन लोगों ने नया कंटेंट ऐड किया है, नए टॉपिक्स को ऐड किया है। तो वो नए टॉपिक पर आपको फोकस करने की काफी जरूरत है। क्यों? क्योंकि जब नया सिलेबस होता है तो दो बातें होती हैं कि ज्यादा संभावनाएं नए टॉपिक से आने की भी होती है। ज्यादा प्रश्न जो होते हैं वो आपको कहीं ना कहीं नए टॉपिक से रिलेटेड मिलते हैं। और दूसरा ये कि जब नया टॉपिक ऐड होता है तो पहले क्वेश्चन का लेवल जो होता है वो थोड़ा सा इजी रहता है, अगले एग्जाम में उसका लेवल थोड़ा बढ़ भी जाएगा। तो उम्मीद और कोशिश हमारी दोनों होना चाहिए। हम उम्मीद करेंगे कि पेपर थोड़ा सा इजी आए और कोशिश हम ये करेंगे कि जैसा भी आ जाए हम पूरा करेंगे। पर सर इनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो अभी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ये जो आपको एग्जाम्स की लिस्ट मैंने आपको बताई है, इन सभी एग्जाम के लिए हमारा जनरल नॉलेज यानी एमपीजीके का पूरा कोर्स आपका लाइव चल रहा है। ये आपको नेविगेट प्राइम की एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। अगर आप देखेंगे कि उसमें हम लोगों ने जिस तरीके से ज्योग्राफी पढ़ी है, जिस तरीके से हमने पॉलिटी पढ़ी है, कुछ उन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पर मेंशन भी किया गया है। अगर आप चाहते हैं कि ये कंप्लीट जो सिलेबस का डिस्कशन मैं आपको करवा रहा हूं, इसका कंटेंट आपको चाहिए, इसकी स्टडी आपको पढ़ना करना है, आप हमारे लाइव कोर्स जिसका नाम रिद्धि सिद्धि बैच है उसमें इनरोल कर सकते हैं और आपको ये कंप्लीट सिलेबस वहां पर मिलेगा। चलिए, अब हम बात करते हैं सबसे पहले हमारे इतिहास की, जिसमें यहाँ पर उन्होंने मेंशन करके दिया है कि प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ये तीनों मतलब कि हमारा जो प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और जो अभी आप मॉडर्न हिस्टोरिक पीरियड की बात करते हैं, वो टोटल हमें पूरा पढ़ना है। और उसमें भी हमें उन्होंने डिटेल किया है कि सर आप आधुनिक, मध्यकालीन, आधुनिक और स्वतंत्रता आंदोलन पढ़े। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहला जो पॉइंट दिया है वो हमारे प्राचीन इतिहास के लिए दिया उन्होंने। फिर कहा कि मध्यकालीन इतिहास भी पढ़िए, फिर कहा आधुनिक इतिहास भी पढ़िए और मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में भी पढ़िए। अब इतना देखने के बाद आप कहेंगे कि सर ऐसा हम पहले भी पढ़ते थे। ठीक है, आप पढ़ते थे, लेकिन आप यहाँ देखिए, आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर ऐड करके दिया गया है जिसका नाम है जनजातीय इतिहास और इसी के साथ में लिखा है जनजातीय साहित्य। अब आप ये देखिए, यह आपके लिए नया सिलेबस होगा। मध्य प्रदेश की जनजातीय इतिहास और उनका साहित्य आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, जो कि हमारे इतिहास में ऐड कर दिया है। अगर कोई स्टूडेंट इसको इंग्लिश में देखना चाहता है तो यहाँ पर हमने उसको इंग्लिश में भी मेंशन कर दिया है। मैं अभी सिलेबस डिस्कशन जो है वो हिंदी में चल रहा हूँ, लेकिन जो हमारा कोर्स चल रहा है वो हिंदी और इंग्लिश बाईलिंगुअल है, जहां पर आपको कंटेंट से लेकर लैंग्वेज से लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलिए, तो हिस्ट्री के बाद हम इकाई 2 यानी कि यूनिट 2 पर आते हैं, जिसमें यहाँ पर मध्य प्रदेश की भूगोल के बारे में बात की गई। अब आप भूगोल देखेंगे तो यहाँ पर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि आपको भौगोलिक स्थिति के बारे में बताना पड़ेगा राज्य की, उसके विस्तार के बारे में बताना है। फिर हमारे नदिया वाला टॉपिक आपको पता है, हम माउंटेन यानी पर्वत पढ़ते हैं। फिर हम जलवायु वाले सेक्शन को देखें, यहाँ पर इन्होंने कितना क्लियरली लिखा है कि जलवायु में आप मौसम के बारे में पढ़िए, आप इसी में मिट्टियां पढ़िए मतलब सॉइल पढ़िए, आप टेम्परेचर के बारे में बात कीजिए, आप रेनफॉल पढ़ेंगे, आपको यहाँ पर फॉरेस्ट के टाइप्स यानी फॉरेस्ट बताना है और वनोपज मतलब फॉरेस्ट प्रोड्यूस बताना है कि फॉरेस्ट में कौन कौन से आप प्रोडक्ट को आप वहां से लेते हैं। ठीक है, वनोपज की बात की गई। फिर इन्होंने कृषि वाला टॉपिक ऐड किया, कृषि को डिटेल करते हैं और कहते हैं कि प्रमुख फसलों के बारे में पढ़िए। मेन आपको क्रॉप्स पढ़ना है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में जो सोर्स ऑफ इरिगेशन है, सिंचाई के स्रोत है, उनको पढ़ना है। सिंचाई की जो परियोजनाएं चलाई जा रही है वो आपको यहाँ पर करना है।
इतना करने के बाद आपको ज्योग्राफी में बोला गया है कि आप हमारे यहाँ एनर्जी से रिलेटेड जो स्रोत हैं या एनर्जी की जो मेन परियोजनाएं हैं, जैसे हमने कहा ताप विद्युत परियोजना, इसको आप कहेंगे थर्मल इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। फिर आपकी गैर परंपरागत मतलब कह सकते हैं यहाँ पर नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेस। फिर आपके प्रमुख खनिज की बात की गई, मतलब मिनरल वाला सेक्शन यहाँ बोला गया है। ठीक है। जनसंख्या का आकार, वृद्धि, साक्षरता, यहां तक आपको सेंसस के बारे में पढ़ने को कहा गया है। फिर वो ऐड करते हैं यातायात, मतलब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्ट, पूरा ट्रांसपोर्टेशन इन मध्य प्रदेश आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। और एक नया टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, खाद्य प्रसंस्करण। ठीक है। तो आपके भूगोल यानी कि ज्योग्राफी वाले सेक्शन में आपको यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग के बारे में, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो है उनके बारे में भी अलग से मेंशन करके दिया गया है। ठीक है। फिर और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा इकाई नंबर 3 की बात करें अगर, इकाई नंबर 3 या यूनिट 3 में हमें दो सेक्शन देखने को मिलते हैं। एक सेक्शन है आपका भाग अ, जिसमें हमको पॉलिटी पढ़ने को कहा गया है। और फिर भाग ब जोड़ा गया है, जिसमें हमें कहा गया है अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स की। राजनीति की बात करें, पॉलिटी की बात करें, क्लियरली मेंशन किया गया है जो भी हमारी एग्जीक्यूटिव, हमारी विधायिका यानी कि हमारी कार्यपालिका और सभी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, कार्यपालिका, विधायिका और आपकी न्यायपालिका, इन सब की, जैसे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, लोकायुक्त, लोकायुक्त ऐड किया गया है, अलग से नाम दिया गया है, राज्य सचिवालय, है ना, स्टेट सेक्रेटरीट की बात की गई है यहाँ पर। स्टेट के जो सेक्रेटरी होते हैं, चीफ सेक्रेटरी, उनके बारे में हमें पढ़ना है। फिर हमें कमिश्नर, जो हमारे संभाग के जो प्रमुख होते हैं, संभाग के जो आयुक्त होते हैं, कमिश्नर्स, उनके बारे में पढ़ना है। और फिर मध्य प्रदेश में हाल ही कुछ वर्षों के अंदर जो चेंजेस हुए हैं, उसमें एक बहुत बड़ा चेंज मध्य प्रदेश के दो शहर जैसे कि इंदौर और भोपाल में देखा गया, पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम का, वो प्रणाली जो है उसके बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है। फिर हम बात करें जिला प्रशासन, नगरीय प्रशासन, ठीक है, स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज संस्थान। तो ये जो नगरीय प्रशासन, जिला प्रशासन लिखा है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। फिर हम बात करें राज्य चुनाव आयोग। अब हमारे यहाँ पे कुछ आयोग के बारे में बोला गया, जैसे स्टेट का इलेक्शन कमीशन होता है, ठीक है, स्टेट का फाइनेंस कमीशन होता है, स्टेट का जो इंफॉर्मेशन कमीशन होता है, स्टेट में जो एससी कमीशन बनाया गया है, अनुसूचित जाति का जो राज्य का आयोग है, उसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। स्टेट का एसटी आयोग पढ़ना पड़ेगा। फिर ओबीसी का जो आयोग है वो भी पढ़ना पड़ेगा। और स्टेट का कमीशन ऑफ वीमेन या फॉर वीमेन जो है, महिला आयोग जो है, वो भी यहाँ पर मेंशन किया। आप देखें, आपको पॉलिटी में बहुत बड़े बड़े बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये आपका पार्ट या ये कहें कि इकाई 3 के अंतर्गत आता है, जिसमें आपको यहाँ पर आयोग बताए गए हैं। फिर उसके बाद सर, अब इसके अलावा ना, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोध अधिनियम जो 1989 का एट्रोसिटी एक्ट है, उसके बारे में बात की गई है। फिर पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम, जिसको आप पेसा एक्ट कहते हैं, वो भी यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। फिर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, उसको भी ऐड कर दिया गया है। फिर मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004। अब ये भी मतलब कि आपको यहाँ पर इतने सारे नए अधिनियम भी पढ़ना पड़ेंगे। क्लियर। आयोग के नाम भी मेंशन करके दे रहा है, आपको नए अधिनियम भी पूछ रहा है। मतलब पॉलिटी में आप देखेंगे तो लॉट ऑफ चेंजेस आर देयर। ठीक। फिर हम बात करते हैं हमारा इसका पार्ट बी, यानी कि हम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, अर्थव्यवस्था की बात करेंगे। अब अर्थव्यवस्था का भी अगर आप सिलेबस देखें तो यहाँ पर पहले ही पॉइंट में हमें अर्थव्यवस्था का अवलोकन करने को कहा गया है। पूरा आपको पूरी अर्थव्यवस्था यही खत्म हो जाती है अगर केवल बोल देता है कि मध्य प्रदेश का अवलोकन। मतलब आप ये नहीं कह सकते हैं कोई भी क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कि सर ये आउट ऑफ द सिलेबस आया। क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि उन्होंने पहली लाइन में लिख दिया अर्थव्यवस्था का अवलोकन। अब आप इसमें मध्य प्रदेश जब से बना तब से लगाकर आज तक की और अपकमिंग आपकी क्या टारगेट है वो सब यहाँ पर समझ सकते हैं कि अवलोकन में ही सब कुछ आ गया। ठीक। फिर भी वो बोलते हैं कि कृषि एवं ग्रामीण ग्रामीण विकास की स्थिति बताना है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जो इंडस्ट्रीज हैं, है ना, और जो आपके जो मेन संरचना वगैरह जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की जा रही है, उनका विकास कितना हुआ उसके बारे में बताना है। मध्य प्रदेश में एजुकेशन यानी शिक्षा की बात की जा रही है, स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ की बात की जा रही है, कौशल विकास। यहाँ देखें, अगला टॉपिक आपको यहाँ पर दे रहा है वो कौशल विकास का, मतलब आपको यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट के बारे में भी बात करना है, राइट। फिर हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है, सतत विकास की बात कर रहा है।
व्यावसायिक सुगमता है, फिर बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की भी यहाँ पर मध्य प्रदेश में बात की गई है। तो आप इकोनॉमिक्स को भी देख सकते हैं कि यहाँ पर लम सम चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और बात करेंगे सर, ये इकोनॉमिक्स हो गया। अब इसके बाद और क्या, तो यूनिट नंबर 4 देखिए। ये यूनिट नंबर 4 पूरी तरीके से आपके सिलेबस में न्यूली एडेड आपका कंटेंट है। यहां पर आपको पूरे ऐसे पॉइंट्स ऐड किए गए हैं जो आपने इसके पहले नहीं पढ़े हैं। जब आप असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम या प्रिंसिपल ग्रेड 1 ग्रेड 2 के एग्जाम देने जा रहे थे, तो ये इतना डिटेल्ड सिलेबस और जनजातियों के बारे में इतना कभी भी हमें नहीं पूछा गया था। लेकिन अब ये इकाई नंबर 4 ऐड करने के साथ में यूनिट 4 के साथ में यहाँ पर एक पॉइंट मेंशन किया गया है कि ये जो बातें लिखी यहाँ पर है, जैसे जनजातियों के बारे में बताइए, विरासत, इनके जो हिस्ट्री जो इनकी रही है, प्रोविंसेस जो रहे उनके बारे में भी बताइए, जो इनका क्या ट्रेंड रहा है। फिर लोक संस्कृति है ना, जो हमारा कल्चर है, और लोक साहित्य लिटरेचर के बारे में, जो फोक लिटरेचर वगैरह। और लास्ट में लिखते हैं मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में, मतलब ये जनजातीय पॉइंट जो हमें पढ़ना है, ये मध्य प्रदेश को ध्यान में रखकर ही पढ़ना है। स्पेशली विशेष संदर्भ लिखा है, ठीक है। अब इनमें ऐड करो तो देखो क्या क्या इसको एलोबरेट करके पढ़ना पड़ेगा। जनजातीय और उनका भौगोलिक विस्तार और जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। ठीक है, संविधान में जहां जहां जनजाति से रिलेटेड संवैधानिक प्रावधान है वो हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां। अब ये जो प्रमुख जनजातियां हैं ना, ये हम पहले भी पढ़ते थे, लेकिन हम केवल इतना ही पढ़ते थे कि मध्य प्रदेश में जनजातियां पढ़ के चले आते थे। उसमें विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियां और जनजातीय कल्याण के लिए जो योजनाएं चल रही हैं, ठीक है, जो एस टी एस सी से रिलेटेड योजनाएं हैं, स्कीम्स हैं, वो स्पेशली आपको यहाँ पर पढ़ना ही पड़ेगी। उनसे और रिलेटेड आपको क्या है, जनजातीय संस्कृति के बारे में पढ़ना है, उनकी परंपराओं के बारे में पढ़ना है, उनकी कलाओं के बारे में, वो त्योहार कौन सा मनाते हैं, वो फेस्टिवल कौन सा मनाते हैं ना, उनकी लैंग्वेजेस, उनकी डायलेक्ट्स और उनसे रिलेटेड लिटरेचर। अब आप देखिए काफी बड़ा, मतलब इंडिविजुअल एक पॉइंट की हम बात करें तो ये आपका हर एक पॉइंट यहाँ पर जो मेंशन किया है एक लेक्चर के बराबर है। आपको एक लेक्चर इसमें देना पड़ेगा तब आप ये पढ़ पाएंगे, इतना कंटेंट यहाँ पर आपके सामने आएगा। यही कम नहीं था, जिनका योग, जब देखिए जनजातीय जनजातियों का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, मध्य प्रदेश की जनजाति से वे महापुरुष या वो फेमस पर्सनालिटी जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में या भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान देते हैं, उन्हें हमें पढ़ना पड़ेगा। राज्य के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व के बारे में पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, चाहे वो एंशियंट पीरियड में हो, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री में हो, चाहे वो आज हमारे मॉडर्न डेज में या नाउ डे हम इनको पढ़ते हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स में रिलेटेड क्यों ना हो। तो वो पूरा लाइन, ये लाइन लिखकर उन्होंने क्लियर कर दिया कि आप सब पढ़िए। फिर लिखा है मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित प्रमुख संस्थान। मध्य प्रदेश के कौन कौन से ऐसे संस्थान है जो जनजातीय इससे संबंध जनजातियों से संबंधित है, कौन से ऐसे म्यूजियम है, संग्रहालय की बात की जा रही है, प्रकाशन की बात की जा रही है, कि ये सब बताइए आप जो जनजातियों से संबंधित है। फिर बात करें कि इनकी लोक संस्कृति और लोक साहित्य के बारे में भी हमें पढ़ना है, जैसा कि ये पूरा सिलेबस आप देख पा रहे हैं, आपकी यूनिट नंबर 4 होने वाली है। नेक्स्ट हम बात करें कि सर अब यूनिट नंबर 5 में क्या है। तो जैसा कि आप जानते थे, हमारी यूनिट 4 और 5 जो प्रीवियस टाइम पे सिलेबस था, उसमें हम लोग एक में आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पढ़ लेते थे, और एक में करंट अफेयर पढ़ रहे थे, जो कि हमारा होल सिलेबस कवर कर रहा था। लेकिन यहां पर भी बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला है। सिंगल यूनिट के अंदर इन लोगों ने दो अलग अलग यूनिट को मर्ज कर दिया है। इट मींस कि ये 5th नंबर की जो यूनिट है, इसमें आपको दो पार्ट करना पड़ेंगे, पढ़ना पड़ेंगे। एक लिखा है अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं मध्य प्रदेश के प्रमुख समसामयिक घटनाएं, है ना, अंतरराष्ट्रीय लेवल की, राष्ट्रीय लेवल की और मध्य प्रदेश की, तीनों की आपको क्या करना है, यहाँ पर करंट डेटा या करंट अपडेट करना पड़ेगा, समसामयिक घटनाएं करना पड़ेंगी। और फिर ऐड करके कहते हैं सर, शॉर्ट में लिखते हैं आईसीटी, मतलब ये सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की बात करते हैं। सिलेबस को देखें, अगेन पहली वाली लाइन जब आप देखते हैं तो यहाँ पर भी बोल रहा है समसामयिक घटनाएं, फिर बोला जा रहा है समसामयिक घटनाओं के साथ में कि जन कल्याणकारी योजनाएं, है ना, पब्लिक वेलफेयर की जो आपकी स्कीम्स आती है, वेलफेयर स्कीम जो होती है, उनके बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में चर्चित व्यक्तित्व एवं महत्वपूर्ण स्थान, विगत 1 या 2 वर्ष में जो मध्य प्रदेश में बहुत ही ज्यादा
फेमस या हाइलाइटेड स्पॉट रहा है या जो फेमस पर्सनालिटी रही है उनका हमें यहाँ पढ़ना है पूरा। देन देन यहाँ पर आपका आईसीटी वाला पार्ट स्टार्ट होता है। आईसीटी वाले पार्ट में जब आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है कंप्यूटर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। मतलब यहाँ पर आपको कंप्यूटर का पूरा नॉलेज लेना पड़ेगा, कंप्यूटर की बेसिक से लगाकर आपको जहां तक कंप्यूटर का आज मॉडर्न कंप्यूटर या आपके सुपर कंप्यूटर या उसके ऊपर भी कंप्यूटर जो है हाई स्पीड कंप्यूटर्स उनके बारे में यहाँ पढ़ना है। ई गवर्नेंस के बारे में पढ़ना है आपको। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर ये तो हमने आईसीटी में पढ़ा है। मैं कहूंगा बिल्कुल आपने पढ़ा है, लेकिन आप अपडेटेड सिलेबस को देखिए। मशीन लर्निंग, राइट, क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है, डेटा साइंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और इन सब का आपको फंडामेंटल नॉलेज चाहिए। क्लियर है ये बात? इतना अपडेट होगा आपके इस सिलेबस में। आपने क्या ये सोचा था कभी कि इतना सारा ऐड कर देंगे? मेरी साइड से ये सिलेबस जो है वो जस्ट डबल कर दिया गया है। प्लस अच्छा ये सब जो हुआ वो अब सिलेबस डिफाइन हो चुका है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आपको मैं यहाँ पर दो तीन बातें शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो ये कहता है कि जब कभी सिलेबस चेंज होता है, ठीक है, जब कभी सिलेबस चेंज होता है और सिलेबस चेंज के बाद जो फर्स्ट एग्जाम होती है, याद रखना ये बात मेरी, ठीक है, सिलेबस चेंज के बाद जो फर्स्ट एग्जाम होती है, जैसे आप मान लीजिए कि आप एई का एग्जाम देने जा रहे हैं, असिस्टेंट इंजीनियर का, राइट, ये एग्जाम जब आप देंगे तो जो पहला सिलेबस चेंज है वो आपके सामने होगा। यहां पर जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उनका थोड़ा सा जो लेवल है एज कंपेयर टू पहले एग्जाम हुई और जो होने वाली है वो थोड़ा सा कम होगा। ये मेरा अनुमान, अनुभव और मेरी गट फीलिंग कह रही है ना, ये मत सोचना कि मैं पेपर सेट करता हूं, ठीक है। पर मैं आपको बता रहा हूं, एक क्या होगा, लेवल कम होगा। दूसरा क्या होगा, यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या होगी ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए। क्या समस्या होगी कि सर हमने तो पढ़ा था, एक बार पढ़ लिया, लेकिन अब ये जो इतना सारा लमसम सिलेबस में चेंज आया है, जो अपडेशन आया है, तो अब हम क्या करें। तो जो ओल्ड स्टूडेंट है उनको भी पूरा यहाँ पर फिर पढ़ना पड़ता है। समझ में आई ये बात? और पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा सा कम होता है, जिससे कि क्या होगा, आपके कट ऑफ पर असर होगा, और जो कट ऑफ होगा वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिक्रीज हो सकता है ड्यू टू दिस नॉन टेक्निकल पोर्शन। ठीक है, केवल इसी की बात कर रहा हूं मैं, ओवरऑल टेक्निकल की अभी यहाँ पर कुछ अपडेट नहीं है, लेकिन जो नॉन टेक्निकल की है ये आपके सामने अपडेट है। आपको अगर अब हम ये देख रहे हैं कि ये सिलेबस में चेंज हुआ है, जैसे ही असिस्टेंट इंजीनियर का हमारे पास सूचना आ जाती है, जैसे ही ऑफिशियल अपडेशन आ जाता है, मैं उसके ऊपर भी आपको एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाकर दूंगा कि अब हमें अपने आगे की प्लानिंग जो है वो किस तरीके से करना है और किस तरीके से हमारे सिलेबस को विद इन टाइम इफिशिएंटली, इफेक्टिवली और प्रोडक्टिवली हमें उसे कंप्लीट करना है। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है। उम्मीद है कि इसमें से बहुत सारा सिलेबस आपने पढ़ा होगा, और अगर आपको इस सिलेबस में कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम आती है, आपको ऐसा लगता है कि कंटेंट बहुत वास्ट हो जाएगा या हम कहाँ से सर्च करें, तो नेविगेट इंस्टीट्यूट पर हमारा मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज का और कंप्लीट सिलेबस यानी कि टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल का कोर्स चल रहा है, जो कि लाइव बैच है, आपकी रिद्धि सिद्धि बैच, जिसमें हाल ही में ये शुरू हुए बैच में हमारे कुछ बेसिक टॉपिक कंप्लीट हुए हैं, और हम अभी जो ये अपडेटेड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ रहे थे। आप चाहें तो हमारे कोर्स को वॉच कर सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ ये पूरा कंप्लीट जो है सिलेबस पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।